तो अब 3 बड़ी कमजोरियां संघ की जो आपको लगता है कि ये ठीक होनी चाहिए। नहीं, कमजोरी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि संघ में ऐसी कोई बड़ी कमजोरी है कि हम्म। मतलब जिसे कहा जाए कि संघ की कमजोरी है। देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि अम, संघ पे जब तमाम आरोप लगते हैं उस पर संघ को अपनी बात रखना चाहिए। आज मतलब कई तरह के ऐसे रहते हैं कि संघ पे झूठे आरोप लगते हैं और संघ उस पे, हालाँकि अब संघ का प्रचार विभाग है, पहले संघ के प्रवक्ता थे, हम्म। अ, राम माधव राम रहे माधव हैं। प्रवक्ता रहे संघ के, बाद में भी संघ ने प्रवक्ता पद खत्म कर दिया और संघ को लगा कि हर बात में हमें बोलना ज़रूरी नहीं है। होता क्या था कि किसी भी विषय पे संघ का, पार्टी में कुछ हुआ तो संघ का बयान, कभी हम्म। कोई घटना घटी तो संघ का बयान, तो संघ का कहना है कि भई हर बात में हमें बोले, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसलिए खत्म किया गया इसलिए था। संघ ने प्रवक्ता पद खत्म कर दिया, लेकिन उसका नुकसान भी कई बार संघ को होता है। हम्म। अब आधिकारिक बयान नहीं होगा, हम्म। तो फिर लोग अपने हिसाब से बयान को लेते हैं। हालाँकि हम्म। सुनील अंबेकर अभी प्रचार प्रमुख हैं हम्म। और वो जब भी ऐसा लगता है संघ को, तो प्रचार माध्यम के हिसाब से संघ अपने बयान जारी करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कई विषय ऐसे रहते हैं बोलना जिसपे चाहिए। संघ को अपनी बात स्पष्ट में से मैं रखना आऊंगी चाहिए। आपके पास, हाँ, लेकिन अभी 2 कमजोरियां और हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि अच्छा। कोई कमजोरी है संघ के अंदर, इस तरह से कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और कमजोरी है संघ के अंदर। ये भी संघ की कमजोरी नहीं है, इसे मैं कमजोरी हाँ, नहीं इसको मानता। आपने ताकत में भी लिया, संयम हाँ, जब कहा, हाँ, लेकिन आपको लगता हाँ, है कि कभी-कभी बोलना बोल देना चाहिए जहाँ चाहिए। ज़रूरत। एक व्यक्ति हैं, खुद बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने भरे मंच पर कहा कि उसके लिए वामपंथियों को शायद कुपड़ कहा और आरएसएस के लोगों को अनपढ़ कहा। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं देने की जो आदत है, क्यों नहीं जवाब दिया गया इस पे? नहीं, मुझे लगता है देना चाहिए। तो जिस कवि ने कहा था, मुझे लगता है वो भी संघ को समझते थे और हुँ। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार तो खुद डॉक्टर थे। हुँ। उस समय तो गिनती के डॉक्टर होते थे। नागपुर में उस समय 17 डॉक्टर थे। हुँ। केशव बलिराम हेगड़ेवार डॉक्टर बनकर आए, डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। हुँ। उस समय उनको बर्मा में अच्छा पैसा मिल रहा था, उस समय प्रैक्टिस करते घोर गरीबी से आए। उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस करके पैसा कमाने की नहीं सोचा, राष्ट्र हित में अपना पूरा अविवाहित देके जीवन समर्पित कर दिया। तो डॉक्टर साहब पढ़ के आए। मोहन चलिए, हम भागवत नाम ले भी ही लेते हैं, कुमार विश्वास ने बिल्कुल, मुझे कहा लगता कि है बहुत आरएसएस के दुर्भाग्यपूर्ण लोग था, अनपढ़ होते हैं। बहुत गलत बयान था। मुझे लगता है और संघ का इसका मतलब भर्त्सना करनी थी, इसका विरोध करना चाहिए था हुँ। और ये गलत रहा कि संघ को उस समय उनको कुमार विश्वास के इस बयान का विरोध करना चाहिए था। लेकिन तो आपको लगता है कि ये जो नहीं बोलती है जो संस्था, वो संगठन जो बोलता नहीं है, वो एक तरह से ताकत भी है, लेकिन कई बार ये कमजोरी बनकर आती है। कमजोरी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कई बार बोलना चाहिए। हम्म। कमजोरी के रूप में नहीं देखूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि संघ को कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि संघ को अपना पक्ष रखना चाहिए। हालांकि हम्म। ठीक है, प्रचार माध्यम अपने तरीके से उसको पक्ष रखता है, हम्म। लेकिन आज की तारीख में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया है, तमाम तरह माध्यमों से बातें कहाँ कहाँ फैल जाती है। विरोधी पक्ष जो है, कम्युनिस्ट लोग हैं या दूसरे विरोधी पक्ष हैं, वो किस तरीके से उस बात को सोशल मीडिया पे लेकर जा रहे हैं, उसका प्रतिवाद तो होना चाहिए, उसका विरोध तो संघ को अपने तरीके से करना चाहिए। ठीक है। संगठन के अंदर एक ये भी हमेशा लगता रहता है ना, सवर्णों का संगठन है, तो जैसे जो भी फैसले होते हैं उसमें जाति की क्या भूमिका रहती है? कोई जाति आधारित फैसले होते हैं या सवर्ण ही क्यों मुख्य भूमिका में रहते हैं? देखिए, संघ पे हमेशा से आरोप लगता रहा है कि भई ब्राह्मणों का संगठन है और उसका कारण ये रहा कि बेसिकली संघ जब बना तो नागपुर से में बना, इसकी स्थापना हुई और केशव बलिराम हेगड़ेवार जी ने जब बनाया तो उनके के साथ जो जितने मित्र थे, जितने लोग जुड़े थे, वो सब ब्राह्मण थे हम्म। बेसिकली। तो हम्म। उस समय वो लोग जो दोस्त थे वो सब संघ में आए, हम्म। तमाम लोग जुड़े, तो ये संघ पे आरोप लगता रहा। लेकिन मुझे लगता है जातिवाद संघ के अंदर नहीं है, कौन किस जाति का है संघ में किसी को नहीं मालूम है। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छा वाकया, जब 3 दिन का जो विज्ञान भवन में जो मोहन जी का बौद्धिक हुआ था, उसमें मोहन जी ने वाकया सुनाया था कि जब मोहन जी संघ प्रमुख बने और भैया जोशी जी को उन्होंने जब सर कारवा बनाया, तो मीडिया ने चलाया कि भाई मोहन भागवत जी ब्राह्मण हैं, भैया जोशी जी ब्राह्मण हैं, तो दो ब्राह्मणों ने मिलकर सुरेश सोनी जो ओबीसी से आते हैं उनको नहीं बनने दिया। तो ये खबर चली तो मोहन भागवत जी के पास गई, तो मोहन भागवत जी ने सुरेश सोनी जी से पूछा कि भाई ऐसी खबर चल रही है, आप क्या ओबीसी हो? तो मोहन भागवत जी भी नहीं जानते थे कि सुरेश सोनी तो कास्ट क्या है? क्या है, और संघ में कभी नहीं पूछा जाता। हाँ। आप संघ की शाखाओं में देखिए, कभी नहीं पूछा जाता। संघ में सब आते हैं, सब साथ में शाखाओं में रहते हैं। संघ में जो भोजन होता है सब साथ में मिलकर भोजन करते हैं। संघ में जाति का कुछ नहीं है। जाति विहीन समाज जो संघ ने कल्पना की है, मुझे लग रहा है उससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है कि संघ के अंदर किसी की जाति को लेकर कोई बात नहीं की जाती। ये जाति विहीन संगठन है, योग्यता के आधार पर सब मिलकर काम करते हैं और राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए संघ के सारे लोग लगे हैं। संघ के अंदर सब स्वयंसेवक है। अच्छा, चुनाव भी नहीं होते हैं सरसंघ चालक के संघ प्रमुख के लिए, और संघ प्रमुख टेक्निकली रिटायर भी नहीं होते ना, वो अपने मन से जाते हैं ना जब अपना पद छोड़ना है। देखिए, संघ के अंदर संघ प्रमुख, जैसे सरसंघ चालक कहते हैं, उससे एक मार्गदर्शक
के रूप में देखा गया है, एक फिलोसोफर या मार्गदर्शक है, उसका चुनाव नहीं होता। लेकिन बाकी संघ के चुनाव हर 3 साल में होते हैं। जैसे दत्तात्रेय होसबोले जी जब बने भैया जोशी जी की जगह, तो चुनाव हुआ था। हर साल चुनाव नहीं होती है, हर 3 साल बाद चुनाव होते हैं, और वो हर नागपुर में ही होते हैं। हर 3 साल बाद जब संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, वो नागपुर में होती है, वहाँ चुनाव होते हैं, और नए पदाधिकारी आते हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो वही टीम लंबे समय तक कंटिन्यू करती है। मोहन भागवत जी जो संघ प्रमुख है, उनको लेकर कोई चुनाव नहीं होता। ये उनकी इच्छा पर है कि उन्हें कब अपना पद छोड़ना है और किसे उस पर नियुक्त करना है। वो जिसका नाम फाइनल कर देते हैं, वह संघ प्रमुख अगला जो बन होता जाता है, अपना सक्सेसर। वो फाइनल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो अकेला तय कर ले, उनके जो अपने जो वरिष्ठ सलाह सहयोगियों लेते के साथ वो चर्चा करते हैं, और वो जिस नाम पर मोहर लगाते हैं, वह संघ प्रमुख की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, मोहन भागवत जी अपना भविष्य क्या क्या तय करने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी से प्रश्न पूछा गया था, तो मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई मैंने तो संघ से कहा था कि आप तय कीजिए, लेकिन संघ ने मुझे कहा है काम करने के लिए, अभी मैं काम करूंगा। मोहन भागवत जी 2009 में बने थे, और अब 2026 है, एक लंबा समय हो गया है। और मुझे लगता है कि दत्तात्रेय होसबोले जी अभी सेकंड इन कमांड संघ में, जिसे महासचिव कहते हैं, सर कारवा अभी दत्तात्रेय होसबोले जी हैं। और जब मोहन जी को लगेगा कि अब किसी नए संघ प्रमुख की ज़रूरत है, उस दिन मोहन जी तय कर लेंगे और किसी को जिम्मेदारी दे देंगे। मोह किसी को पद से नहीं है इसके अंदर कि मैं बना हूँ तो मैं लंबे समय तक चलता रहूँ, और किसी तरह का विवाद नहीं होता। बहुत गरिमापूर्ण तरीके से, बहुत आपसी अंडरस्टैंडिंग से जिम्मेदारियाँ एक दूसरे को दी जाती हैं। कभी किसी संघ के अंदर कोई खेमेबाजी, गुटबाजी ऐसा कभी नहीं रहता। इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम अनुशासित संगठन है, करोड़ों आपके स्वयंसेवक हैं, आपके 50-70 हज़ार से ज़्यादा आपकी शाखाएं हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। लेकिन कभी ऐसा नहीं आया कि संघ के अंदर कोई मनमुटाव हुआ हो, किसी तरह के मतभेद उभर आए हो। ये संघ का अनुशासन है कि जो डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने जो अनुशासन सिखाया था, वो आज भी संघ के अंदर उसी तरीके से अनुशासन चल रहा है। और हेगड़ेवार जी ने तो कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अपना अनुशासन है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और संघ की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन है। ठीक है, तो अभी आपको लगता है अभी आने वाले वक्त में जल्दी मोहन भागवत जी अभी नहीं अपना पद छोड़ रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है मार्च 2027 में संघ प्रमुख छोड़कर दत्तात्रेय होसबोले जी को संघ प्रमुख बना दे। वो उनको तय करना है कब लेना है। वो इस साल भी ले सकते हैं, अगले साल भी ले सकते हैं, 2 साल बाद भी ले सकते हैं। कौन बनेगा ये मोहन जी और उनकी टीम तय करेगी। चलिए, आखिरी आरोप मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि संघ महिला विरोधी है। ये आरोप भी बहुत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आरोप को लगाने के पहले इतिहास भी जान लेना चाहिए। जब केशव बलिराम हेगड़ेवार ने संघ की स्थापना की थी, उसके बाद जो सबसे पहला अनुशासित संगठन बना, वो राष्ट्र सेविका समिति बना। उसके बाद गुरु गोलवलकर जी ने तमाम अनुशासित संगठन बनाया, तो सबसे पहले संघ में जो अनुशासित संगठन बना वो राष्ट्र सेविका समिति बना। उस समय महिलाएं संघ से जुड़ी। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि संघ की शाखाएं में महिलाएं नहीं आती हैं, संघ का वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें महिलाएं नहीं है, लेकिन महिलाएं जुड़ी हुई। और संघ इस बात को मानता है कि जितने प्रचारक संघ से जुड़े, जितने स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े, जितने वैवाहिक जीवन में रह के संघ की विचारधारा से और संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर की जो महिला हैं, माताएं बहनें, वो संघ के साथ जुड़े हुई हैं। तो संघ को यह कह देना कि महिला विरोधी है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। राष्ट्र सेविका समिति जिस तरीके से समाज के अंदर काम कर रही है, तमाम क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है, और संघ के प्रचारक और संघ के स्वयंसेवक के घर की जो माताएं बहनें, वो संघ के लिए पर्दे के पीछे जिस तरीके से काम कर रही है, वो सब संघ की ताकत ही है। तो समीर जी, क्या आने वाले कुछ सालों में, आने वाले वक्त में हम देख पाएंगे कि संघ प्रमुख के पद पर कोई महिला है? कभी ऐसा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में, बहुत समय में कोई महिला संघ प्रमुख बनेगी। देखिए, संघ का जो स्ट्रक्चर है, संघ के हिसाब से, और उस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे तो महिला उसके अंदर अभी फिलहाल उस पोजीशन पर नहीं है, उस पद पर नहीं है कि वो संघ प्रमुख बन जाए। संघ प्रमुख कोई बनता है तो नीचे से प्रचारक के जीवन से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि उस स्ट्रक्चर में भी महिलाएं शामिल नहीं है। जब महिलाएं स्ट्रक्चर में आएंगी, उस स्थान पर पहुंचेंगी, तब बनेंगी। मुझे लगता है अब आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद हो सकता है बने। फिलहाल मुझे निकट भविष्य में इसकी संभावना नजर नहीं आती। और आने वाले 100 सालों में अगर कोई आपकी तरह ये किताब लिखेगा तो क्या पता एक नया चैप्टर जुड़ जाए कि कोई संघ प्रमुख ये फैसला करें, निश्चित रूप से शायद कि महिलाओं, बिल्कुल हो सकता है। भाई, भविष्य किसने देखा, कैसे आगे बढ़ता है। लेकिन महिला संघ की जो भूमिका है महिलाओं के अंदर, वो बड़ी भूमिका है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और संघ के बारे में ये कह देना कि वो महिला विरोधी है, मुझे लग रहा है कि संघ में जाना चाहिए जिसको भी लगता है संघ का विरोध करता है, जो संघ तमाम अलग अलग नज़र से देखता है कि संघ के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर लाठी दिखाने की होती है, संघ के अंदर तो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस की जाती है, संघ के अंदर अपनी सेना है, और जिस तरीके से तमाम तरह की जो बातें होती हैं, उन सभी लोगों से तो मेरा ये
ये कहना रहेगा कि आप संघ के अंदर जाइए, किसी भी शाखा में जाइए, हर जगह शाखा लगती है। आप संघ में जाइए, संघ की शाखा में जाइए, संघ के स्वयंसेवकों से बात कीजिए, संघ के प्रचारकों से बात कीजिए। आपके जो मन में जो प्रश्न है आप संघ से पूछिए। संघ में जाकर संघ को समझने की कोशिश कीजिए। संघ में आना जाना फ्री है, संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, किसी के लिए बंद नहीं है। आप जाओगे तो संघों को समझोगे, और जो संघ में एक बार जाएगा मुझे लगता है वो संघ से प्यार करने लगेगा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। वो कहेगा कि मतलब वो पश्चाताप करेगा कि इतने समय तक मैं संघ को समझ नहीं पाया। और मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने संघ के बारे में गलत धारणा बनाई थी, वो संघ में गए, संघ को समझे, और अब वो संघ के बारे में जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है तो सभी लोगों को संघ में जाना चाहिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए समीर जी, और किताब पर और संघ पर चर्चा की। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे आरोप या जिज्ञासा है, बहुत सारी आपने दूर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ करके।